हाँ, शरीर घायल था उसका और चेहरा भी उसका बयां कर रहा था कि उसकी आत्मा भी कहीं बहुत गहराई में घायल है। जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक घटना घटी, या मैं यूं कहूं कि मैंने खुद उस घटना को आमंत्रित किया घटने के लिए, तो शायद ज़्यादा सही होगा। और मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी किसी के साथ शेयर करने की, लेकिन उस घटना ने हमेशा के लिए मेरे जहन में एक सवाल पैदा कर दिया है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और शायद उस सवाल के बोझ को कम करने के लिए मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूँ दोस्तों कि मैं पैदल चलता हुआ बोटैनिकल गार्डन मेट्रो की तरफ जा रहा था और रुककर मैं एक जगह मूंगफली के दाने खरीदने लगा, भुनी हुई मूंगफली। और इतने में मैं देखता हूँ कि सामने से एक महिला आ रही है, उसके गोद में तकरीबन 7-8 महीने का बच्चा रहा होगा। और जैसे ही उसने मुझे क्रॉस किया तो कुछ 8-10 कदम के फासले पे मैं देखता हूँ 3 बच्चे और थे। उम्र यही 7 साल, 5 साल, 3 साल ऐसी ही रही होगी। तो एज ए ह्यूमन टेंडेंसी मैंने ठेले वाले से बोला भैया, और उस बच्चे को रोका मैंने, बेटा रुकना। और ठेले वाले से कहा भैया ज़रा पॉपकॉर्न दे देना बच्चों को। तो पहले तो वो हिचकिचाया, बोला नहीं पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, आप सब लोग मिल के खा लेना। खैर बच्चे ने वो लिया और तेज़ी से चल के अपनी माँ के पास पहुँचा। मैं चूँकि उनसे दूर खड़ा था तो उनकी बातें सुन तो नहीं सकता था, लेकिन मैं उनको गौर कर रहा था। तो उसकी माँ, उनके चेहरे और बात करने के अंदाज से यही लग रहा था कि वो उसको डांट रही थी कि क्यों लिया, किससे लिया, पैसे कहाँ से आए। खैर फिर मैं भी तेज़ी से चलता हुआ मैंने उनको क्रॉस किया, लेकिन मेरे दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा था कि यार ये मांगने वाले भी नहीं है, 4-4 बच्चे हैं, 2:30-3 बजे का समय हो रहा दोपहर का, और शरीर साफ दिख रहा था कि उसके साथ हिंसा हुई थी, जैसे घूंसे, चेहरे पे घूंसा मारा हो किसी ने और हाथ भी कटा फटा। तो इन सारी चीज़ों ने, मैं आगे जाके 10-15 कदम फिर मैं वापस लौट के आया उनके पास। वापस लौट के आया तो फिर मैंने पूछा उस महिला से कि क्या परेशानी है। पहले तो वो हिचकिचाई, बोली नहीं भैया कुछ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, अगर मैं कुछ हेल्प कर पाया तो बिल्कुल करूँगा, बताइए। शायद उसका थोड़ा हौसला या भरोसा जगा मुझ में। तो फिर वही कहानी निकली कि आज भी इस समाज में कुछ पुरुष हैं, पुरुष क्या, मैं तो उनको नपुंसक कहूँगा, कुछ ऐसे नपुंसक हैं जो अपने नशे के आगोश में आने के बाद अपनी सारी मर्दानगी अपनी औरतों और बच्चों पे निकालते हैं। बिल्कुल फफक के रोने को वो हो आई, आंखें भर गई उसकी, और अपने जो छोटी बच्ची थी तकरीबन 3 साल की, उसकी पीठ पे मार का निशान दिखाते, जैसे किसी ने डंडे से मारा हो, लाल 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 निशान पड़ा हो। कहने लगी भैया बहुत मारता है, मैं शादी के बाद से मार खा रही हूँ और मैं घर छोड़ के आई हूँ, मैं कुछ भी करके अपने बच्चों को पाल लूँगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैंने कहा घर छोड़ के आ गई क्यों? बोले भैया वो दिन भर शराब पीता है, भांग खाता है, गांजा पीता है, दिन भर नशे में रहता है। मेरे जहन में एक बात आई कि यार हमारे समाज में कभी पुरुषों को इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता कि वो हिंसा से प्रताड़ित होकर उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़े, और शायद घर छोड़ के जाएंगे भी तो बच्चे को लेके जाएंगे, ऐसा तो मैंने नहीं कहीं देखा। तो अब उसकी अंतरात्मा पे क्या बीत रही थी ये मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता था। खैर, और उसकी हिम्मत देख के मैं बेतुका सा सवाल पूछ बैठा उससे कि 4-4 बच्चों को लेके आप भाग गए, आपने ये नहीं सोचा आप कहाँ जाओगी, क्या करोगी, कैसे करोगी, अकेले भाग जाती? बड़ा सटीक और सदा हुआ जवाब था उसके पास। बोली भैया मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे बच्चों को भी मार देगा, मुझे भी मार देगा। वो जब नशे में हो जाता है तो उसको कुछ नहीं सोचती है। सलाम है ऐसी माओं को, और ऐसी माओं को शायद माओं में ही इतना सामर्थ्य होता है, इतनी हिम्मत होती है कि मतलब इस तरह का डेयर ले लें कि कल क्या होगा, आज भी क्या होगा, और 4-4 बच्चों को लेके सड़क पे निकल पड़ी वो महिला। खैर थोड़ी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए या चीज़ों को और समझने के लिए मैंने पूछा और कुछ बातें भी, क्या उम्र क्या है आपकी? मात्र 28 साल। मैंने कहा आपके सास ससुर मदद नहीं करते, कुछ वो नहीं कहते हैं? कह रही भैया वो कहते हैं कि मारता है तो मार खा ले, क्या होगा, मरी तो जाएगी उसके हाथ, तो और क्या होगा। मैंने कहा आपके माँ बाप?
कि भैया मैं बहुत बार भाग के आई हूँ उनके पास, वो बार बार आके माफ़ी मांग लेता है और फिर वो बार बार मुझे वापस उसके पास भेज देते हैं। इस बार मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मुझे कहीं किसी के पास नहीं जाना है। मैं कुछ भी करके मैं गुजारा कर लूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैंने कहा यार आप, लेकिन आप कुछ तो सोचा होगा ना, आप बिल्कुल इस तरह से निकल ही आए हो, क्या करोगी, कहाँ जाओगी, कैसे करोगी? आपके माँ बाप के पास छोड़ दूँ या कोई आपके जानने वाला जो आपकी हेल्प कर सके। उसके हौसले ने, उसकी हिम्मत ने मेरे पैर जैसे वहीं बांध लिए। बोली भैया मेरे पास सोने की 1-2 चीज़ें हैं, मैं उनको बेच के 2-3 महीने का गुजारा कर लूँगी, मैं कहीं झाड़ू पोछा कर लूँगी, मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मुझे वापस नहीं जाना है। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मुझे अपने बच्चों को पालना है। अब मेरे बड़े धर्म संकट में फंस गया मैं कि मैं क्या करूं। अब एक तो ये भी हो सकता था कि कहानी सुन के मैं आगे बढ़ जाता, क्योंकि कुछ नया तो था नहीं इसमें। अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे या बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो इससे भी शायद विकट परिस्थिति का सामना कर रही होंगी। और मैं भी इसी थ्योरी में विश्वास करता था कि यार दुनिया में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, हम अकेले किस किस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन पता नहीं उस दिन मैं वो कहानी सुन के मैं आगे नहीं बढ़ पाया और मेरे जहन में आया कि यार सबकी नहीं, बट अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी में, अपनी क्षमता में किसी एक की मदद तो कर सकते हैं जो हमारे सामने है फ़िलहाल। लेकिन करूं क्या, मुझे ये भी नहीं पता था। खैर जब मैंने उसकी इतनी हिम्मत देखी, उसकी इतनी बातें सुनी, उसका इतना हौसला देखा, तो मैंने उसे कहा चलो ठीक है, अगर आप कहीं मैंने लोकल पुलिस स्टेशन सोचा, पुलिस स्टेशन जाके फिर क्या सॉल्यूशन निकले। बोली भैया मैं सब करके देख चुकी हूँ, पुलिस वाले भी 1 बार 2 बार आते हैं, कुछ नहीं होता, फिर उसका भाई ऐसे ही होता है। मेरे दिमाग में आया चल ठीक है, मैं बोला चलो मैं आपको कहीं फिर किराए पे इंतज़ाम करवा दूँ आपका 2-3 महीने का, 2-3 महीने का कुछ मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। फिर आप उसमें इतनी वो हिम्मत दिखा रहे तो मुझे लगा चल यार कुछ हेल्प कर देता हूँ, हो जाएगी किसी की। और फिर ये सारी बातें सोचते सोचते मैंने अपनी श्रीमती जी को फ़ोन लगा दिया, उनसे बताया मैंने इस तरह की बातें हैं और ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे ऐसे एक लेडीज़ मिली है। पहले तो वो हिचकिचाई, बट वो भी थोड़ा भावुक स्वभाव की हैं, तो बोली ठीक है आपको जो सही लगे कर लीजिए। पीछे से मेरी माता जी को भी सारा एक माजरा समझ में आ गया, तो पीछे से बड़बड़ की आवाज़ आ रही थी कि कहाँ लाएगा, कहाँ रखेगा, ये वो फलना ढिमका। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूँ। लेकिन मेरी हिम्मत भी नहीं हुई उन बच्चों को देख के, उस महिला को देख के, उनकी स्थिति को देख के कि मैं एक बार मैंने सोचा कि कुछ पैसे दे के आगे बढ़ जाऊँ कहानी सुन के। क्योंकि यार आप देखो सड़कों पे बहुत सारे लेडीज़, बहुत सारे बच्चे भीख मांगते मैं देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन उनकी ज़िंदगी एक ढर्रे में ढल चुकी होती है। वो सड़क पे मांगेंगे, रात में वहीं फुटपाथ पे उनका सोना खाना रहना सब कुछ हो जाता है। बट इसके साथ तो कल तक इसके सर पे छत थी, इसका एक पूरा परिवार था, और आज ये बिल्कुल अनजान भविष्य की तरफ निकल पड़ी है। इन सारी चीज़ों ने मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। खैर श्रीमती जी से बात करके फिर मैंने कैब बुक किया, कैब वाले भैया आए, मैंने फटाफट सबको कैब में बिठाया पीछे वाली सीट पे। कैब वाले भैया भी थोड़े आश्चर्यचकित थे देखे कि यार ये क्या माजरा है। गाड़ी आगे चली तो छोटी बच्ची थी, उसको थोड़ी वॉमिटिंग सी होने को आई, तो कैब वाले भैया घबराए, भैया मेरी गाड़ी मत गंदा करना। तो मैंने एसी बंद करवा के गाड़ी का शीशा खुलवा दिया। फिर थोड़ी देर में सब बच्चे लुढ़क के एक दूसरे पे लुढ़क पुढ़क के सब सो गए। और कुछ लेडीज़ से मैंने और कुछ बातें की उसके ज़िंदगी के बारे में, उसके घर के बारे में। तो बातचीत होते होते वो ड्राइवर वाले जो कैब वाले भैया थे वो भी समझ गए हमारी बातों को, वो समझ गए क्या माजरा है। तो तपाक से उन्होंने भी एक ऑफ़र, उस समय ऑफ़र क्या, शायद उनकी भी ज़रूरत रही होगी, उनका कोई भाई था। उन्होंने बोला मेरा एक भाई है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तकरीबन 3-4 साल पहले, 2 बच्चे हैं उसके, तो अगर ये चाहें, आप चाहो तो मैं वहाँ चली जाएँ, उसका भी सहारा हो जाएगा, इसका भी सहारा हो जाएगा। छूटते उस लेडी ने बोला कि नहीं मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे मैं अपने बच्चों को पाल लूँगी, कुछ भी, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करना मुझे। वो कैब वाले भैया भी कहाँ मानने वाले, तो कह रहे भैया मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा भी सहारा हो जाएगा, ऐसे कहाँ जाओगी, क्या करोगी। वो भी खैर अच्छा ही सोच रहे थे। मैडम बोले, मुझे बीच में टोकना पड़ा। मैं लगा यार भैया अब उनकी मनोदशा समझो, आप अभी कहाँ हो, शादी वादी भी तो क्या दिक्कत है, पहले तो इस चीज़ से तो बाहर आए, वो तो बात की बात है। खैर करते कुराते मैं चल तो पड़ा था, बट सच्चाई ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं
क्या करूँगा, क्योंकि शहर में कोई मैंसन तो में तो रहते नहीं हम भैया कि अपने घर में रख लें, गाँव होती तो और बात थी। फिर भी मैंने सोचा था कि चलो एक आध दिन हमारे यहाँ एक दिन एक रात एक दो रात रह लेगी, फिर कहीं किराए पे इंतज़ाम करवा दूंगा इसका। मेरे दिमाग में यही था। फिर चलते चलते तमाम बातें दिमाग में आई, मैंने और फिर मिसेस का ही फ़ोन बार बार आने लगा, ऐसे कैसे मतलब कोई पूछेगा क्या। और दूसरी समस्या ये भी थी, उनके पास ना कोई आधार कार्ड ना कुछ भी नहीं था बेचारी। ऐसी स्थिति में भागी है तो चीज़ें कहाँ से लेके आएगा, आधार कार्ड। फिर खैर चलते मेरे दिमाग में राष्ट्रीय महिला आयोग का ध्यान आया। नेट से गूगल बाबा से मैंने नंबर निकाला, नंबर मैंने डायल कर दिया। तकरीबन 11-12 मिनट 15 मिनट की बातचीत के बाद मुझे कहा गया कि आपके पास हमारी प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे। और खैर हुआ भी। कुछ चीज़ें तो अपने देश में अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं जैसे ही उस लेडीज़ को लेके घर पे पहुंचा तो जैसे हम मतलब कैब से उतरने लगे बाहर, तो एक दो लोग मोहल्ले के खड़े थे। तमाम सबकी नज़रों में एक प्रश्न चिन्ह था कि ये क्या है। जाहिर सी बात है वो असामान्य सी बात थी, बिकॉज़ सबकी हालत उन बच्चों की और उस महिला की बिल्कुल कपड़े अटे फटे गंदे से, और इतनी गर्मी चेहरे ने, और उस पर कालिख पोत रखा था गर्मी ने। और जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं, उस जनप्रतिनिधि महिला आयोग की जनप्रतिनिधि जो थी वो उनका फ़ोन मेरे पास आया था। और मतलब हम घर में एंटर हुए, 1-2 मिनट बाद फिर वो भी आ गई। फिर 2-3 पुलिस वालों का भी फ़ोन आया, वो भी फटाफट आ गए। अब मेरी माता जी जो पहले बड़बड़ कर रही थी, वो उनकी स्थिति देख के इतनी भावुक हो गई बेचारी की, मतलब अब क्या कर दें उसके लिए। फटाफट उसको साड़ी ला के दी कि जाओ, उसको बोला कि चलो जाओ नहा लो पहले तुम। नहा के बच्चों के लिए जो घर में थे कपड़े वपड़े पुराने वो दिए बच्चों के लिए। और फिर वो जो महिला आयोग के प्रतिनिधि थे उन्होंने बातचीत, उन लोगों को तो माता जी बात ही नहीं करने दे रही थी, वो वही सारी कहानियाँ जान लेनी चाहती थी उससे। खैर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उन लोगों ने कहा पूरी की, मेरे से भी एक एप्लीकेशन लिखवाया। पुलिस वाले अंकल कह रहे हैं कि यार क्या क्या लोग हैं, समाज पे बोझ, पुलिस को दिक्कत, पब्लिक परेशान, सब परेशान, कैसे कैसे बोझ हैं दुनिया में। मैंने कहा अंकल बात तो आपकी सही है, बोझ हैं, लेकिन बच्चों का क्या दोष। क्या हाँ यार बच्चों का क्या दोष। और लास्ट में वो मेरे से नाराज़ भी हुए थोड़ा सा, बिकॉज एक एप्लीकेशन मुझसे भी लिखवाया गया था और उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि पति से मारपीट वाली बात। तो वो बाद में मेरे से नाराज़ भी हुए, कह रहे कि यार तुम सब कुछ तो ठीक है, तुम्हें ये लिखने की क्या ज़रूरत थी, मारपीट। मैंने बोला अंकल ये तो उन्होंने जो बताया मैंने लिखी ना, मुझे क्या पता है, मैंने तो उनकी कहानी लिखी है। कह रहे नहीं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ ये लिखना था कि मुझे लावारिश हालत में मिली थी या परेशान मिली थी सड़क पे। खैर वो सब बातें हुई। और इस बीच में हुआ क्या कि वो उनके पास सामान के नाम पे 1-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी भरा हुआ, और एक छोटा सा बटुआ था। और छोटा बटुआ जो 3 साल की बच्ची थी उसके हाथ में था। तो गाड़ी कैब से उतरते वक्त सब लोग उतरे, उसने गलती से कहीं रख दिया था घर में ही। और बिल्कुल आते ही फिर बटुए की खोज होने लगी, बटुआ कहाँ गया। मेरी माँ भी परेशान, सब लोग परेशान हो। और लेडीज़ तो बेचारी इतनी परेशान नहीं लगी मुझे, वो बैठी ही रही, उसकी समस्या तो कुछ और थी जीवन में, इससे ही बड़ी समस्या से जूझ रही थी वो। बट मैं भी परेशान होने लगा क्योंकि उसमें सोने की चीज़ें मुझे वो बताई थी, 2-3 सोने की चीज़ें हैं। और खैर फिर थोड़ी देर बाद वो मिल गया, वहीं पे पलंग पे पड़ा हुआ था, उस छोटी बच्ची ने बताया बोतल के पास रखा है। ढूंढा हमने तो मिल गया वो। मैंने खोल के देखा, उसमें कुछ मंगलसूत्र नुमा दिख रहा था, एक मोबाइल था स्मार्टफोन, एक 50 का नोट दिखा। फिर खैर वो मिल गया। और बिल्कुल अब तो मोहल्ले में बाहर भीड़ लग चुकी थी, लोग खड़े होकर तकरीबन 8-10 लोग 12 लोग खड़े थे, समझ रहे थे कि हो क्या रहा है, पता किसी को कुछ नहीं। ये चीज़ें हुई। उसके बाद फिर पुलिस वाले अंकल बाहर वेट करने लगे। मैंने थोड़ा उस जो महिला आयोग की प्रतिनिधि थी उनसे जानने की कोशिश की कि भैया क्या होगा, इस तरह की प्रॉब्लम से क्या सॉल्यूशन है आप लोगों के पास। उन्होंने कहा सर देखिए, अगर ऐसी महिला कोई है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। लेकिन बट इनका तो मायका भी है, इनकी ससुराल भी है, तो ऐसे लोगों के लिए फ़िलहाल हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। हाँ कुछ दिनों के लिए ही रह सकती हैं, जब तक कोई मतलब उनसे बातचीत ना हो या हम कोई समाधान ना निकालें। मैंने कहा ठीक है। बोली लेकिन लास्ट में इनको जाना तो पड़ेगा ही, चाहे अपने माँ बाप के पास जाएँ या अपने पति के पास जाएँ। मेरे जहन में आया कि जो बंदा 9 साल से ये इस तरह का अत्याचार सह रही है और वो बदलने को तैयार नहीं है,
तो फिर ये वापस उसके पास भेजेंगे, तो अब और कितना इसको प्रोटेक्शन दे पाएंगे पुलिस वाले या महिला आयोग वाले, कितना इसकी हेल्प कर पाएंगे पता नहीं। खैर वो चीज़ें हुई गई और फिर बाहर भीड़ लगी थी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हुई, फिर लेके चली गई उस लेडीज़ को लेके चली गई। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया कि हुआ क्या उस महिला का, क्या वापस अगर उसको उसी घर में जाना पड़ा तो वो तो और बदले की भावना से और ज़्यादा अत्याचार इसके ऊपर करेगा। तो मुझे अब अपने में गिल्टी ये महसूस होती है कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। इससे बेहतर कहीं ये तो नहीं होता कि मैं 2-3 महीने की उसकी हेल्प करवा के कहीं उसको कमरा दिलवा देता या फिर उससे उसके हाल पे छोड़ देता, वो अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद बनाती, क्या करती। कहीं अच्छा करने के चक्कर में ये गलत तो मैं नहीं कर बैठा उसके पास। तो मेरे पास एक्चुअली मेरे पास जवाब नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने कोशिश की 1-2 दिन बाद जानने की कि क्या हुआ उस मैटर में। तो मुझे कहा गया कि आप सिर्फ एक इन्फॉर्मर थे, आप तो हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मुझे नंबर दिया एक उनके सेंट्रलाइज जो नंबर होता है, बोले इन पे आप कॉल करना। मैंने कॉल करी 3-4 बार, किसी ने उठाया भी नहीं उस नंबर पे। जो महिला मेरे घर पे आई थी, महिला, उन्होंने मुझे कहा कि सर हम आपको कुछ नहीं बता सकते, आप सिर्फ आपने तो हमें इन्फॉर्म करा था। मैंने चलो ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की समस्या सिर्फ लोअर सोसाइटी या लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में देखने को मिलती है, ये एलाइट क्लास में भी है। लेकिन वहाँ पे अगर स्त्री या महिला पढ़ी लिखी है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे मायको वालों का या आत्मनिर्भर है, तो उसके लिए लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। बट इस तरह की महिलाओं को जिनको शायद कुछ नहीं पता, उसकी तरफ से ऐसी लोगों का क्या। अब इसका सॉल्यूशन पर अगर बात करें तो सॉल्यूशन तो यही हो सकता है कि अगर हर समाज में हर आस पड़ोस भी जागरूक हो, जिम्मेदार हो, हमारे अगल बगल जो हो रहा है वैसी इस तरह की चीज़ें न होने दी जाएं या उस गलत के खिलाफ खड़ा हुआ जाए, यही हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।